ये पोएम ग्रीक मेथोडोलॉजी के ऊपर लिखी गई है, जिसमें 2. Generation of Gods की सिविल वॉर को बताया गया है कि गॉड्स की कौन सी Generation इस यूनिवर्स पर हुकूमत करेगी। मगर सिविल वॉर इस पोएम में खत्म हो चुकी है, जिस सिविल वॉर में एक तरफ होते हैं टाइटन्स गॉड्स और दूसरी तरफ होते हैं ओलंपियंस गॉड्स। अब ओलंपियंस गॉड्स ने टाइटन्स गॉड्स को हरा दिया। सिविल वॉर में टाइटन गॉड्स में सैटर्न, जो कि किंग ऑफ गॉड्स हैं, ओपस, जो कि किंग ऑफ गॉड्स सैटर्न की वाइफ हैं, हाइपीरियन, जो कि सन ऑफ गॉड हैं, थिया, जो कि सैटर्न की सिस्टर हैं, लेकिन साथ ही साथ हाइपीरियन गॉड ऑफ सन की वाइफ भी हैं, एस्केलेड, जो कि गॉड ऑफ वॉर है, ओशियानस, जो कि गॉड ऑफ सी है, और क्लाइमेनी, जो कि यंग गॉडेस है। जबकि ओलंपियंस ग्रुप के अंदर उनके 3 बेटे होते हैं, जिनका नाम जुपिटर, नेपच्यून और प्लूटो होते हैं। सफेद बालों वाले सैटर्न ने अपनी हार के बाद दूर दराज के जंगल के एक इलाके में अपनी पनाह बना ली है, जहां वो अब रहने लगा है। एक दिन सैटर्न पत्थर की तरह सुकून से बैठकर कुछ सोच रहा होता है। सैटर्न के चारों तरफ बिल्कुल खामोशी होती है, जिसकी वजह से सैटर्न बिल्कुल सुस्त और हारे हुए लग रहे हैं। सैटर्न का राइट हैंड नर्म और मुलायम जमीन पर किसी डेड बॉडी की तरह लग रहा है, और सैटर्न के हाथों में अब वो किंग वाली डिवाइन रोड नहीं है, जो कि ओलंपियंस ग्रुप ने छीन ली है, और जिसकी वजह से सैटर्न के पास अब कोई पावर नहीं है और वो यहाँ बिल्कुल थक कर बैठ गए हैं और आंखें बंद करके कुछ सोच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई भी फोर्स सैटर्न को उनकी पोजीशन से जगा नहीं सकती है, लेकिन कोई है जो स्लोली सैटर्न को जगाने के लिए आ रहा है, और वो होती है थिया, जो कि हाइपीरियन सन ऑफ गॉड की वाइफ और सैटर्न की अपनी बहन होती है, और वो भी टाइटन्स ग्रुप की मेंबर होती है, और वो इस हार पर काफी दुखी भी है। और वो सैटर्न के पास आती है और बोलती है, मैं जानती हूँ कि मैं तुम्हें कोई आराम नहीं दे सकती हूँ, और मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम अपनी सारी पावर और अपनी सारी अथॉरिटी को खो चुके हो। तुम जब तक चाहो ऐसे ही खामोश और आंखें बंद करके बैठ सकते हो, मगर मैं भी ऐसे ही तुम्हारे पैरों में बैठकर रोती रहूंगी। और ये सुनकर सैटर्न अपनी आंखें खोलते हैं और अपने आसपास देखते हैं, और ये रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अपनी सारी पावर और किंगडम खो दिया है, और वो एक हारे हुए किंग के सिवा कुछ नहीं। मगर वो थिया से हिम्मत करके बोलते हैं, देखो, मैंने ना सिर्फ अपना किंगडम खोया है, बल्कि अपनी पहचान और अपनी रियल सेल्फ को भी खो दिया है। और तुम खुद बताओ, इस पोजीशन में मैं क्या अपनी ताकत, वो अपनी पावर और अपना किंगडम हासिल करना पॉसिबल है मेरे लिए? देखो, अगर मुझे कहीं और किसी प्लेनेट पर फॉर्मूलाज स्टेट का मैटर भी मिलता है, तो मैं एक अलग से यूनिवर्स बना सकता हूँ, मगर मुझ में इतनी पावर नहीं कि मैं अपना किंगडम वो आपस हासिल कर सकूं। नहीं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम्हें हमारे लिए एक अलग से यूनिवर्स बनाना चाहिए, और ना ही ये बोलती हूँ कि तुम्हें हमारे लिए अगेन फाइट करनी चाहिए, बल्कि मैं तो तुम्हें ये एडवाइस करूँगी कि तुम्हें अपने बाकी साथी टाइटन्स से मिलने जाना चाहिए, जहाँ पर वो सारे टाइटन्स भी एक तरह से रेफ्यूज बनकर रह रहे हैं, और वहाँ पर ही हम उन सब से मिल भी सकते हैं। यहाँ थिया चाहती थी कि सैटर्न को अपने सारे साथियों को एक साथ जमा करना चाहिए और उन्हें मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस देना चाहिए, और थिया की इस बात को सैटर्न भी मान लेता है और दोनों ट्रैवल करने लगते हैं बाकी टाइटन्स के पास जाने के लिए। कुछ टाइटन्स ग्रुप के गॉड्स को ओलंपियंस ग्रुप ने पकड़ लिया था और अपने पास कैदी बना लिया था, जबकि कुछ टाइटन्स ग्रुप के गॉड्स बुरी हालत में दुनिया में भटक रहे हैं। मगर ज्यादातर टाइटन्स ग्रुप के गॉड्स ने उस जगह पर रहना स्टार्ट कर दिया था जहाँ थिया सैटर्न को लेकर जा रही है। हालांकि एक टाइटन ऐसा भी था जो अभी तक हारा नहीं है, जो कि ओलंपियंस ग्रुप से भी पावरफुल है, और वो अभी भी अपने प्लैनेट को संभाल रहा है, और वो और कोई नहीं, थिया का हस्बैंड हाइपीरियन गॉड ऑफ सन है। हाइपीरियन एक बहुत ही बड़े महल में रहता है और उसने सूरज की रोशनी को संभाल रखा है, मगर वो कुछ वजह से और थिया की लड़ाई की वजह से मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, और हाइपीरियन ये सोच बैठा है कि वो भी अब सेफ नहीं है और हाइपीरियन के प्लैनेट को भी खतरा हो सकता है। मगर हाइपीरियन सारी बातों को छोड़कर सोचता है, अगर मुझ पर या मेरे प्लैनेट पर किसी भी ओलंपियन ग्रुप के मेंबर्स ने हमला किया, तो मैं अपने राइट हैंड में सूरज की सारी पावर को जमा करके उसको जला कर रख दूंगा, और उसके बाद सैटर्न को भी उनका किंगडम वो आपस दिलवा दूंगा। सूरज को निकलने में अभी भी कुछ घंटे बाकी हैं और ये रात का वक्त है, मगर हाइपीरियन अपने दिन की डेली रूटीन के काम करने के लिए तैयार है, लेकिन सूरज के निकले बगैर वो ऐसा नहीं कर सकता है।
जो कि ये शो करता है कि ग्रीक गॉड्स भी टाइम या फिर सीजन को चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हाइपीरियन बच्चे हुए कुछ आवर्स को गुजारने के लिए लेट जाता है। हाइपीरियन ने ओलंपियन से लड़ने के लिए एक डिटर्मिनेशन तो सेट कर लिया है, मगर फिर भी हाइपीरियन का दिमाग सुकून में नहीं है। अपने प्लैनेट पर हमले का डर अभी भी उसके दिमाग पर छाया हुआ है और तब हाइपीरियन अपने कानों में किसी को बोलते हुए सुनता है और ये आवाज हाइपीरियन के फादर यूरेनस की आवाज है, जो कि हेवन में है और वहीं से हाइपीरियन को एक मैसेज देने की ट्राई कर रहे हैं। और जब हाइपीरियन गौर से सुनता है तो उसके फादर यूरेनस बोलते हैं, प्यारे हाइपीरियन, तुम मेरे बच्चों में सबसे ज्यादा अक्लमंद हो और मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए थे। तुम्हारे पैदा होने की मिस्ट्री तुम्हारी मदर और मुझे भी नहीं पता। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे भाई बहन भी खूबसूरती की मैनिफेस्टेशन है और इस पूरे यूनिवर्स में तुम जैसा खूबसूरत कोई नहीं है। और ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि गॉड्स और गॉडेस के बीच में सिविल वॉर हुई है, जिसकी वजह से सैटर्न का किंगडम और उसकी पावर को छीन लिया गया है और मैं सैटर्न की मदद भी नहीं कर सकता हूं। पर तुम मेरे बेटे अभी भी अपने प्लैनेट पर डोमिनेट कर रहे हो। मैं चाहता हूं कि तुम अर्थ पर जाओ और सैटर्न और बाकी टाइटन गॉड्स से मिलो और उनको जो भी हेल्प चाहिए तुम उनको हेल्प करो। ये बहुत बुरी बात है कि तुम सब टाइटन गॉड्स ने अपने अपने किंगडम और प्लैनेट्स पर इंसाफ और बना डर के हुकूमत की है और अब तुम टाइटन्स गॉड्स डर रहे हो और किसी उम्मीद में हो जो कि इंसानों की फीलिंग्स है, न कि गॉड्स की। ये सब बातें सुनकर हाइपीरियन उठता है और अपने प्लैनेट को अपने फादर के भरोसे छोड़कर असी अंधेरी रात में अपने साथी टाइटन्स से मिलने नॉइजलेस तरीके से अर्थ पर पहुंचने के लिए नीचे जाता है और बुक 1 इस तरह खत्म हो जाती है।